हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल डिक्टेशन क्लब। आज का डिक्टेशन जो आनंद मासिक पत्रिका के 35वें डिक्टेशन की सीरीज़ चल रही है उसी का भाग है। इसके पहले वाले डिक्टेशंस अगर आपने नहीं किए हैं तो सबसे पहले जाकर उनको कर लीजिए, उसके बाद इसको करना है। इसी क्रम में क्योंकि 2024 में एसएससी में ग्रेड डी में जो डिक्टेशन बोला गया था वो इसी सीरीज़ से बोला गया था, तो उसी को ध्यान में रखते हुए यह सीरीज़ चलाई जा रही है। इसकी पीडीएफ अलग से चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको हमारा डिक्टेशन पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि भविष्य में आने वाले डिक्टेशन आपको मिलते रहें। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड के बाद। हिंदी देश की राष्ट्रभाषा है। देश के स्वतंत्र होने पर निश्चय किया गया कि हिंदी को अंग्रेजी का स्थान ले लेना चाहिए। अंग्रेजी विदेशी भाषा है और विदेशी शासन के बल पर सारा राजकाज इस भाषा में होता था। सन 1950 में संविधान बना तो निश्चय किया गया कि हिंदी का विकास किया जाना चाहिए। सारा राजकाज हिंदी में तभी हो सकेगा जब हिंदी पूर्णतया विकसित हो जाएगी। समझा गया था कि 1965 तक हिंदी विकसित हो जाएगी और तब वह अंग्रेजी का स्थान ले लेगी। लेकिन सरकार हिंदी के विकास के लिए अनुकूल वातावरण नहीं बना पाई, जिसके कारण सन 1965 में देखा गया कि हिंदी का विकास नहीं हुआ। अतः हिंदी अंग्रेजी की सहभाषा बनी रह गई। प्रश्न यह है कि अंग्रेजी के सहारे यह कार्य कब तक होगा और हिंदी का पूर्ण विकास कब होगा। हिंदी भाषा अपने आप में समर्थ है, उसमें पर्याप्त साहित्य है, फिर भी जो कार्य और शिक्षा अंग्रेजी में होती रहती है उसे बदलने के लिए एक बहुत बड़ी पारिभाषिक शब्दावली चाहिए। दफ्तरों, बाज़ारों, न्यायालयों में अंग्रेज़ी चलती रही है। सेना, पुलिस, रेल, डाक में अंग्रेज़ी रही है। लोग बोलचाल, पत्र पत्रिका, निमंत्रण पत्र, नामपट आदि सभी लोक व्यवहारों में अंग्रेजी का व्यवहार करते रहे हैं। स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में अंग्रेजी के माध्यम से पढ़ाई होती रही है। अब भी सभी प्रबुद्ध लोग अपने बच्चों को आरंभिक कक्षा से ही अंग्रेजी के माध्यम से शिक्षा दिलाना चाहते हैं। इस प्रकार सामान्य मनोवृत्ति अंग्रेजी के पक्ष में है। यही कारण है कि स्वतंत्रता के 55 वर्ष उपरांत भी हिंदी का पर्याप्त विकास नहीं हुआ। हिंदी विकास के दो व्यावहारिक पक्ष हैं। एक पक्ष सरकार की ओर से पूरा होगा और दूसरा जनता के द्वारा। सरकार द्वारा किया जाने वाला प्रमुख कार्य पारिभाषिक शब्दावली का निर्माण है। सरकार ने हिंदी निदेशालय की स्थापना की है। हिंदी निदेशालय पारिभाषिक शब्दावली का निर्माण कर रहा है। सरकार को चाहिए कि सरकारी कार्यालयों में हिंदी में कामकाज आरंभ करवाए। सभी राज्य अपनी अपनी भाषा में अपने प्रदेश में कार्य करने में स्वतंत्र हैं, किंतु केंद्र के साथ उनका जो भी पत्र व्यवहार हो
वह हिंदी में ही होना चाहिए। सरकारी कामकाज आरंभ करवाए जाने पर वह तभी हिंदी में होगा जब कर्मचारियों के लिए हिंदी सीखना अनिवार्य होगा। इसके लिए निश्चित अवधि होनी चाहिए। केंद्र में जितने कार्यालय हैं वहाँ भी कर्मचारी हिंदी में कार्य नहीं करते। कुछ अनुभाग हैं जहाँ हिंदी में कार्य होता है। सरकार की ओर से हिंदी की कक्षाएं लगती हैं, किंतु वे सबके लिए अनिवार्य नहीं हैं। कोई भी भाषा बुरी नहीं होती, क्योंकि सबकी अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं। हर भाषा जबकि किसी अन्य के लिए केवल भाषा होती है, तो अपने लिए मातृभाषा होती है। अतएव किसी भाषा अथवा किसी भी मातृभाषा को बुरा मानना या समझना, अपने से हेयहीन मानना समझना मनुष्यता नहीं, विद्या प्रेम नहीं, प्रत्युत नीचता और संकीर्णता है। हर भाषा का अपना साहित्य भी होता है और उस साहित्य की अपनी विशिष्टता होती है। उस विशिष्टता में किसी भी देश की मानसिक विलक्षणता रहती है। इन सारी बातों की जानकारी के लिए ही विदेशी भाषाओं का अध्ययन होता है। अनेक भाषाओं का ज्ञान आवश्यक है, क्योंकि इससे मानवीय दृष्टि, व्यापक विचार, उदार और अंतर्राष्ट्रीय संबंध दृढ़ होते हैं। इसलिए विदेशी या दूसरी भाषा या विद्यार्थी होना अनुचित नहीं है, लेकिन विदेशी या दूसरी भाषाओं को पढ़ने के पहले अपनी राष्ट्रभाषा और मातृभाषा का ज्ञान होना नितांत आवश्यक है। अपनी भाषा में हृदय बोलता है। इसमें माँ की ममता, राष्ट्रीय संबंधों की मधुरता और अपने को जानने पहचानने की सरलता रहती है, अपनापन रहता है। इसको सीखने के लिए हमें विशेष श्रम नहीं करना पड़ता। हिंदी भारतवर्ष की आधी से अधिक जनता की मातृभाषा और देश की राष्ट्रभाषा है। इसी में हम अपने मन की बात सोचते हैं, किसी विदेशी भाषा में नहीं। वह हमारे लिए सहज और सुबोध है। अतएव विदेशी भाषा सीखी जा सकती है, लेकिन वह अपनी नहीं हो सकती, क्योंकि हमारी अभिव्यक्ति को सहज वाणी नहीं प्रदान कर सकती। विदेशी भाषा मस्तिष्क की वस्तु हो सकती है, हमारे हृदय की वाणी नहीं हो सकती। मनुष्य के साथ जीना मरना सदा ही लगा रहता है। जन्म होता है तो मृत्यु भी होती है। यह अवश्य भावी और निश्चित है। इसमें किसी प्रकार का भ्रम नहीं हो सकता। लेकिन राष्ट्र अमर होता है, उसकी आत्मा अमर होती है। वह मनुष्य की भांति जीता या मरता नहीं। राष्ट्र की शक्ति है उसके नागरिक, उसकी संस्कृति, उसका साहित्य, उसकी परंपरा और उसकी ऐतिहासिक चेतना। नागरिकों की सबल एकता से राष्ट्र मजबूत होता है। उसकी आत्मा सशक्त और दीर्घजीवी होती है। जब तक राष्ट्र की आंतरिक एकता सुदृढ़ रहती है, कोई भी बाहरी शक्ति उस पर अंगुली नहीं उठा सकती। उसका अमरत्व बना रहता है, उसका पतन नहीं होता। लेकिन ग्रह कलह उसकी आंतरिक शक्ति को क्षीण और खंडित करती है, और तब राष्ट्र का हाश होता है। किंतु यह हाश ही है। राष्ट्र की मौत या
नाश नहीं। राष्ट्र के साथ उसकी संस्कृति, साहित्य, परंपरा, कला, ऐतिहासिक चेतना जैसे जो अमर तत्व हैं, वे पतन के समय अपने नागरिकों को पुनः सचेत और प्रकृतिस्थ करते हैं। राष्ट्र की परंपरा और इतिहास चेतना ही प्रधान होती है। जिस तरह मनुष्य मरता है मगर उसकी परंपरा कभी नहीं मरती, उसी तरह व्यक्ति मरता है मगर राष्ट्र नहीं मरता। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ज्योति बसु ने चुनाव प्रचार के दौरान शिमला में यह कहकर चौंका दिया था कि विधानसभा चुनाव वाले राज्यों में उनकी मार्क्सवादी पार्टी सरकार बनाने में कांग्रेस की मदद करेगी। लेकिन जो ज्योति बाबू को नज़दीक से जानते हैं, उन्हें कोई आश्चर्य नहीं हुआ। वह एक ऐसे राजनीतिज्ञ हैं जो नाप तौल कर बोलते हैं और उनका हर शब्द मायने रखता है। वास्तव में उन्होंने यह बयान पश्चिम बंगाल की राजनीति को मद्देनज़र रख कर दिया था। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का समर्थन बढ़ा है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने इसे खतरे के रूप में लिया है। निर्वाचन प्रक्रिया को दुरुस्त किए बिना स्वस्थ लोकतंत्र को साकार नहीं किया जा सकता। दुर्भाग्य से राजनीतिक पार्टियों ने इस दिशा में कोई उल्लेखनीय योगदान नहीं किया है। स्टॉप। डिक्टेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।